ये जो हिस्ट्री की ज़बरदस्त श्रृंखला टॉपिक वाइज चल रही थी वन लाइनर की, आज ये सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। सेकंड पार्ट में क्या होगा, पहले आपको स्क्रीन पर देख रहा है बंगाल, मैसूर और पंजाब आदि के संदर्भ में लगभग कितने क्वेश्चन मिलने वाले मैं आपको दिखा देता हूँ। टोटल कितने, इस 130 क्वेश्चन मिलेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक का आपको स्क्रीन पर दिखा होगा, ब्रिटिश शासन और भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो है कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं, आपको ये दिखा दे रहा हूँ। इसमें लगभग 90 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और एक टॉपिक और मैंने शामिल किया है, वो भी टॉपिक थर्ड टॉपिक है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। 19वीं और 20वीं सदी में धार्मिक आंदोलन से कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं, और ये भी आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। देखिए पूरा कितना 120 क्वेश्चन मिल रहे हैं लगभग। इसमें टोटल 400-500 क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। और आपको बता दूँ, ये सीरीज आप पूरा देख लेते तो आपकी हिस्ट्री की समस्या खत्म होने वाली है। तो प्यारे, स्वागत है आपका अपने जनमानस क्लास में। चलते हैं, आज की श्रृंखला का आगाज करते हैं। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी अंग्रेज की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, रॉबर्ट क्लाइव जो है। प्लासी का युद्ध जो है किसके साथ लड़ा गया, तो बताओ, नवाब, बंगाल के नवाब के भी। तो अभी सब चीज़ें क्वेश्चन अब डिस्क्राइब नहीं करूँ क्योंकि सभी क्वेश्चन मैंने शामिल कर लिया इसमें, तो डिस्क्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आपको समझ में आ जाएगा ये सब चीज़ें कि डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है कि नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध में सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो आप क्या बताओगे, हेक्टर मुनरो था। हेक्टर, देखिए प्लासी में कौन था, तो आप बताओगे क्लाइव था। और बक्सर में कौन था, तो हेक्टर मुनरो था। एक और बात, प्लासी कहाँ है, तो आप बताओगे प्लासी जो है पश्चिम, पास से प्लासी, पास से पश्चिम बंगाल, आपको याद रखना है। जबकि बक्सर कहाँ है, तो बक्सर आप बताओगे बिहार में है। चलते हैं, बंगाल का द्वैत शासन कब चला, तो आप क्या बताओगे, 1765 से 1772 में है। चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक क्या था, तो आप बताओगे हैदराबाद के निजाम थे। सहायक संधि के थ्रू जो है अंग्रेजों के अंडर में जाने वाला व्यक्ति पहला कौन था, तो आप बताओगे हैदराबाद के निजाम थे। देखिए क्या कहा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था, तो बताओगे कर्जन था। क्यों, सॉरी, लॉर्ड कैनिंग जो था प्रथम जनरल या गवर्नर जनरल या वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी, तो आप बताएंगे श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। श्रीरंगपट्टनम। राजक्षय या हड़प नीति या जब्ती का सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था, तो आप बताओगे डलहौजी के द्वारा। डलहौजी। आप बता दूं, इसके डाक सेवा कौन लाया था, ट्रेन कौन लाया था, सभी डलहौजी आप लगाएंगे। फारसी में जफरनामा किसने लिखा था, तो आप बताओगे गुरु गोविंद सिंह ने क्या लिखा था, फारसी में जफरनामा लिखा था। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, तो बताओ कि डलहौजी क्या था, डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी, तो आप क्या बताओगे, गुरु अर्जुन देव ने जो है गुरु नानक की जयंती लिखी थी। सिखों के सैन्य समुदाय का खालसा पंथ का प्रवर्तन कौन माना जाता, तो आप बताओगे गोविंद सिंह माने जाते हैं। चलते प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित हुआ था, तो बताओ 1757 में आप बताएंगे छल के द्वारा जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है पराजित हुआ था। चलते हैं, सिख गुरुओं का सही क्रम इसमें क्या है, पहले अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, देखभाल। पहले गुरु सिख के कौन थे, तो आप बताओगे गुरु क्या नानक देव थे। जबकि अंतिम गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। सुगौली की संधि किसके किस बीच हुई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। सुगौली संधि कई बार आया हुआ, कब हुआ था, 1816 में। दोनों को याद करके रखना है प्यारे साथियों। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ पर हुई थी, तो आप क्या बताओगे, श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ पर हुई, तो आप बताओगे श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। चलते प्यारे साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। हड़प नीति के अंतर्गत किस भारतीय राज्य को कब्जे में लिया गया था, बताओ झांसी, नागपुर और सतारा को जो है हड़प नीति के तहत लिया गया था। जबकि कुशासन के आधार पर अवध को शामिल किया गया था। ठगी प्रथा का उन्मूलन किसने किया था, तो विलियम बेंटिक ने जो है ठगी प्रथा का जो है उन्मूलन किया था। चलते हैं, वोडेयार के शासक कौन थे, ओडियार कहाँ के शासक कहलाते, तो बताओगे मैसूर रियासत के शासक जो थे ओडियार थे। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी, तो बताओ श्रीरंगपट्टनम थी टीपू सुल्तान की। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था, तो 1758 में क्लाइव को जो है
गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आप बताओ भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आप बताओगे विलियम बेंटिक था। कौन? विलियम बेंटिक। चार, इसको वीडियो को 2 से 3 बार आप देख रहे तो आपकी समस्या खत्म होने वाली है। ऐसे मैं धमाकेदार सेशन ला रहा हूँ हर सब्जेक्ट का। तो आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाना होगा। द्वैध शासन की नीति किसने समाप्त किया था? तो बताओगे वारेन हेस्टिंग ने जो है द्वैध शासन। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? तो बताओगे मराठों ने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। ये रिवीजन की सुपर फास्ट सीरीज है, इसको आप जरूर देखें। सभी सब्जेक्ट के सुपर फास्ट सीरीज आ रहे हैं तो उनको देखते रहें। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने? तो आप बताओगे मराठों ने किया था। प्लासी का युद्ध अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व क्यों था? क्योंकि इसने बंगाल की ब्रिटिश वर्चस्व का मार्ग को प्रशस्त किया और बाद में जो है ब्रिटिश के नियंत्रण की रास्ते भी खुल गए। चलते हैं। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसका उद्देश्य क्या था? कि वह राजनीतिक सत्ता का नींव क्या करे, अपना मजबूत कर सके। प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो अवध को भी बात हो चुकी है कि अवध को जो है कुशासन के आधार पर। आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो बताओगे गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना किया था। चलते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किस से पड़ी थी? बताओगे 1833 की मैकाले मिनट्स के द्वारा जो है आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव। भारत के वायसराय में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल कोड जो है पारित हुआ था? तो कैनिंग के समय देखिए, याद कीजिए क्या क्या, इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल कोड, तीनों जो है कैनिंग के समय जो है पारित किए गए थे। चलते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा डाक टिकट किसने जारी किया था? तो आप क्या बताओगे? डलहौजी ने जो है, जो हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ स्लैब जो लाया था उसी ने जो है डाक टिकट जारी किया था। सती प्रथा के अंत और ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो बताओगे विलियम बेंटिक को ठगी प्रथा और सती प्रथा का अंत करने का श्रेय जाता है। अवध में स्वायत्त राज्य का स्थापना कौन करता है? तो शहादत खां बुरहान उल मुल्क ने जो है अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। नेक्स्ट है, किसने मीर कासिम और सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया युद्ध को घोषित किया और वह बाद में जो है अंग्रेजों से पराजित हुआ? तो शाह आलम द्वितीय ने जो है, 3 लोग साथ मिलकर तब भी अंग्रेज को हरा नहीं पाए। चलते हैं। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी का युद्ध उस समय मुगल साम्राज्य कौन था? तो बताओगे आलमगीर सेकंड था। कौन था? तो बताओगे आलमगीर सेकंड उस समय जो है शासक हुआ करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो हेस्टिंग जो है रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था। नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो बताओगे नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो बताओ अंग्रेजों ने व्यापार छूट का क्या किया था? दुरुपयोग किया था, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काल कोठरी की घटना, ब्लैक होल की घटना में से 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे। कहाँ घटा था? तो बताओगे कलकत्ता में घटा था। ये बात हालबेल ने कहा था। हालबेल ने कहा था कि मैं खुद इस घटना से पीड़ित हूँ। किस इतिहासकार में 1765 से 1772 को कंपनी में द्वैध शासन के काल को डाकुओं के राज्य की संज्ञा दिया था? तो आप क्या बताओगे? के.एम. पडिक्कर ने जो है डाकुओं की राज्य की संज्ञा दिया था। देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन इसमें है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की सब नीति किससे संबंधित? वारेन हेस्टिंग से संबंधित है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। इलाहाबाद की संधि 1765 से रॉबर्ट क्लाइव और मुर्शिदाबाद में उद्दीमान किसने बनाया था? तो बताओगे मोहम्मद रजा खान ने। जो इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदा का उप दीवान बनाया था, तो बताओगे रजा खान को बनाया था। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव का बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो बताओगे राजा सिताब राय को जो है रॉबर्ट क्लाइव ने जो है बिहार का नायब दीवान बनाया था। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? बताओ शाह शुजा से प्राप्त किया था। किससे? शाह। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था, तो बताओ सर आयरकोट ने जो है पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो आप क्या बताओगे? खड़क सिंह जो थे महाराजा रणजीत सिंह के क्या थे? उत्तराधिकारी थे। खड़क सिंह कौन किसके? तो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। नेक्स्ट है, देखिए
किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? तो आप बताओ, गुरु अर्जुन देव ने किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है अर्जुन देव वाला। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों और भारत के प्रभुत्व को क्या किया था? स्थापित किया था। तो क्या बताओ, बक्सर के युद्ध में जो है अंग्रेज पूरी तरह से इंडिया में हावी हो गए। 1 नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? तो बताओ, कैनिंग ने जो है पढ़कर सुनाया था। ये आपको बहुत जबरदस्त क्वेश्चन इसमें देखिए, इससे 130 क्वेश्चन। रणजीत सिंह किस मिसल से थे? तो आप बताओगे सुकर चकिया मिसल से। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को हाथ में ले लिया था? तो विलियम बेंटिक ने जो है कुशासन के आधार पर जो है मैसूर राज्य को अपने प्रशासन में ले लिया था। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था? तो आप क्या बताओगे? मीर कासिम ने। मान सब में दिख रहा है, मुर्शिदाबाद मुंगेर आप याद कर सकते हैं, मीर कासिम ने किया था। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोबिंद सिंह। नांदेड़ कहाँ? तो बताओगे महाराष्ट्र में है। बक्सर का युद्ध के समय जो है दिल्ली का शासक कौन था? तो आप बताओगे शाह आलम द्वितीय था। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो 1799 में मारा गया था। चलते हैं, किसके शासनकाल में ब्लैक होल की घटना घटी थी? आप बताओगे सिराजुद्दौला के काल में। ब्लैक होल की घटना किसके समय में? तो सिराजुद्दौला के। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो आप बताओगे गुरु गोबिंद सिंह थे, सिखों के अंतिम गुरु थे। कौन सा युद्ध जिसमें ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? मतलब प्लासी का युद्ध के समय जो है ब्रिटिश प्रभुत्व जो है प्रारंभ हो गया था। डिंडीगुल नाम है किसका? तो आप डिंडीगुल किसका नाम बताएंगे? तमिलनाडु के एक नगर का नाम क्या था? डिंडीगुल था। बंगाल में किस गवर्नर के समय खजाना जो है मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? तो वारेन हेस्टिंग के समय जो है खजाना जो है मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया था। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया? तो 73 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 में जो है वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो आप बताओगे वारेन हेस्टिंग था। बंगाल का प्रथम गवर्नर तो बताओगे वारेन हेस्टिंग था। चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट देते हैं। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो आप बताओगे वारेन हेस्टिंग के समय जो है प्रथम न्यायालय की स्थापना हुई थी। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784? पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? तो 1784। और किसके कार्यकाल में? तो आप बताओगे वारेन हेस्टिंग के। देखिए, भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो टीपू सुल्तान। देखिए कितना दूरदर्शी व्यक्ति था। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार क्या था? तो आप क्या बताओगे? डलहौजी के समय जो है अंतिम प्रमुख विस्तार था, उसके बाद जो है विस्तार नहीं हो पाता। ठगों का दमन किसने किया? तो बताओगे सिलीमैन। देखिए, ठगों का दमन किसने किया? तो आप बताओगे सिलीमैन ने जो है, कर्नल सिलीमैन ने किया था। आपको याद रखना है, आपके लिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है और आपकी परीक्षा पास कराने में हेल्पफुल होगा। तो आप क्या करें, वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इतना तो आप कर ही सकते हैं। नेक्स्ट है 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुअज्जम किस नाम से मुगल सिंहासन पर बैठा? तो बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से बैठा था। चलते हैं, अंतिम शासक कौन था मुगल का? तो आप बताओगे बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अब चलिए, बहादुर शाह फर्स्ट की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ। वह किसकी सहायता से सम्राट बना था? तो अब बताओगे जुल्फिकार खां से सहायता से। फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल शासक बना? तो सैयद बंधुओं के सहयोग से बना था। निर्माता किंग मेकर के रूप में किसे जाना जाता है? किंग मेकर के रूप में सैयद बंधुओं को जाना जाता है। नेक्स्ट है, देखिए, सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्याच्युत किया था, नहीं सत्ता से हटाया था? तो बताओ कि फर्रुखसियर को जो है। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? तो बताओ मोहम्मद शाह के समय जो है सैयद बंधुओं का पतन हो गया। किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? तो बताओगे मोहम्मद शाह रंगीला का नाम रोशन अख्तर था। रंगीला और रोशन आपको याद कर लेना है, दोनों को कोरिलेट कर लेना है। अवध, हैदराबाद और भरतपुर, रोहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय स्वतंत्र हुए थे? तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय सब स्वतंत्र हो गए थे। भारत पर आक्रमण करने वाला ईरानी शासक, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। चलते हैं, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? तो बताओगे मोहम्मद शाह रंगीला जो था अब्दाली के समय आक्रमण करने वाला था। चलते हैं, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पे 7 बार आक्रमण किए, जिसमें से सर्वाधिक 3 बार आक्रमण
किस मुगल शासक के समय हुआ? तो बताओ शाह आलम सेकंड। आपको बता दूं रुखमणी का मैं चैप्टर वाइज जल्द ही बायोलॉजी के क्वेश्चन आंसर लेके MCQ लेकर आने वाला हूँ, फुल डिस्क्रिप्टिव होगा, तो उसको देखना ना भूले। डेली 2 से 3 चैप्टर डिस्कस कराए जाएंगे, तो वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। पूरा बायोलॉजी में 1 हफ्ते में ख़त्म कराने वाला हूँ। उसमें लगभग उसमें 95-100 क्वेश्चन हैं, तो आप उस सेशन को देखना ना भूलें। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम जो है अली गौहर था? तो आप बताओ शाह आलम सेकंड का नाम जो है अली गौहर था। चलते हैं, कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण मीर बख्शी और नजीमुद्दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया, फिर मराठों की सहायता से दिल्ली पर राजगद्दी पे बैठा, तो इसका नाम क्या था? शाह आलम सेकंड था, जो 12 साल जो है दिल्ली से दूर निर्वासित रहा। चलते हैं, कौन मुगल बादशाह बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा आखिरी समय तक कहा गया शेर विख्यात था? बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमी भी ना मिली कुए यार में, तो ये बात किसने कहा था? तो बताओ बहादुर शाह जफर द्वितीय ने कहा था। चलते हैं, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो आप बताओगे शाह आलम द्वितीय था। किस राज नवाब वजीर कहलाते थे? तो बताओ अवध के नवाब जो है नवाब वजीर कहलाते थे। किसने ग्रामीण जाटों को सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? चूड़ामणि को संगठित किया था। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। किसे जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है? जाटों का अफलातून आप जानते हैं किसे कहा जाता है? तो सूरजमल को जाटों का अफलातून। यह आदरणीय और विद्वान व्यक्ति था, द जाट अली सेस्कार। मुर्शीद कुली जाफर खां और बंगाल 1700 तो उड़ीसा सूबेदारी मुगल बादशाह से मिली, तो आप बताओ फर्रुखसियर यहाँ होना चाहिए, फर्रुखसियर लिखा है, फर्रुखसियर से मिली थी। चलते हैं, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया? तो बताए मुर्शीद कुली खां को। चलते हैं, बंगाल के शासक मुर्शीद कुली खां, जाफर खां एवं अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण क्या था? तो आप क्या बताओगे? मुगल बादशाह फर्रुखसियर 1717 में जारी फरमान की मुर्शीद अली जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या किया गया था, इसी कारण से विवाद था इसका। बहुत ध्यानपूर्वक इसको वीडियो को देखें, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने 1733 में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन को प्रदान की थी? तो आप बताओगे सुजाउद्दीन को किसने दिया था? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने दिया था। चलते हैं, बंगाल की किस नवाब ने यूरोपीय लोगों का तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की थी? यदि इन्हें छेड़ा न जाए तो ये शहद देंगे, और छेड़ा गया तो मधुमक्खी की तरह काट काट कर जो है प्राण ले भी सकती हैं। तो ये बात कहा था अलीवर्दी खान ने कहा था ये बात। चलते हैं, अंग्रेज द्वारा कलकत्ता फ्रांसीसियों द्वारा चंदनगर और किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के नवाब ने, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले को क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहते हो, तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं, ये बात कहा था अलीवर्दी ने बात कहा था। अंग्रेज को कहते तुमको कौन सी किले की जरूरत है, मेरे संरक्षण में हो, तुमको तुम्हारा दुश्मन क्या उखाड़ पाएगा। लेकिन अंग्रेज व्यापारिक रूप में आए थे, वो राज करना चाहते थे, तभी तो बना रहे, उनके मन में खोट था ही। बंगाल का नवाब कौन था जो वह अंग्रेजों के बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता था, किंतु ऐसी स्थिति में उनके ही शब्द को समुद्र में आग लग गई? तो ये बात हो गई अलीवर्दी खां ने कहा था कि अलीवर्दी खां चाहता तो इनको अंग्रेजों को बाहर निकाल सकता था, किंतु ऐसी स्थिति में उनके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी, क्योंकि वो कहते थे कि इनको प्यार से रखोगे तो शहद देंगे, और इनको या छेड़ोगे तो क्या करें, काट काट के खाए जाएंगे। तो वो कहते चलो इनको छेड़ना है नहीं, आराम से रहो, इनके साथ व्यापार करो। बंगाल के किस नवाब ने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी थी कि तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना, इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त हैं, उसमें सबसे पहले अंत करना, और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे। ये बात भी अलीवर्दी खां ने ही कहा था। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी कौन था? तो आप क्या बताओगे? सिराजुद्दौला क्या था? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों, नेक्स्ट धमाकेदार जानदार क्वेश्चन देखते हैं।
कि बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड से क्लाइव को साबत जंग युद्धों में अनुभव प्राप्त, यानी साबत जंग में तो युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों में जमींदारों से दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र को पहचान करें तो उसका नाम क्या था, तो 24 परगना जो था क्लाइव का जागीर कहा जाता, साफ साफ कह देते हैं। और कठपुतली किसे कहा जाता, मीर जाफर को कठपुतली कहा जाता था अंग्रेजों का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर राजधानी बनाया क्योंकि वह मुर्शिदाबाद से षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप क्या हो ना हो, अंग्रेजों से दूर होना चाहता था। बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा कि आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं कि वह समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। ये बात किसने कहा था, तो आप बताओगे मीर कासिम ने बंगाल के नवाब ने लिखा था, कंपनी के गवर्नर को लिखा था कि इतना ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं। तो ये सब देखिए शब्दशः वक्तव्य जरूर पूछे जाते हैं कभी कभी, तो इनको बहुत ध्यानपूर्वक आप कॉपी में नोट कर लें या तो स्क्रीनशॉट लेके बार बार रिवाइज कर लें या वीडियो को 2 से 3 बार यदि आप देख लेते हैं तो आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों तथा चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था, तो आप क्या बताओगे, मीर जाफर ने ये कदम उठाया था। सभी जो है व्यापारिक करों और चुंगियों को खत्म करके जो है असाधारण कदम उठाया 2 वर्षों के लिए। इलाहाबाद की द्वितीय संधि यानी 16 अगस्त 1765 में किनके बीच, शुजाउद्दौला और किसके बीच हुई थी, तो आप बताओ क्लाइव के बीच हुई। कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दिया, तो आप बताओगे मीर जाफर ने जो है कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसको दी गई थी, मीर जाफर को दिया गया था। एक कर्नल क्लाइव का क्या है, गधा है या सियार है, किस मीर जाफर जो वास्तव में था भी उसी कठपुतली था एक प्रकार का, ये भी मीर कासिम की तरह। कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल की किस नवाब को भूसे से भरे एक बेताल या फैंटम के रूप में उल्लेखित किया, तो मुबारकउद्दौला को भूसे से भरे एक बेताल या फैंटम की जो है संज्ञा दी गई थी। कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने कहा था ये बात। कर्नल माल्सन ने कहा, देखिए वक्तव्य है इसमें, कंपनी के अधिकारियों को अब एक ही देश है, जितना लूट सको लूटी, और यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब भी चाहे वह डाल लो। इसमें से वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया था, तो मीर जाफर के लिए प्रयुक्त किया गया था। देखिए ध्यान दीजिए इसमें, देखिए ये वाला वक्तव्य, तो आप जितना लूट सको लूटो, और यह भी सोने की ऐसी थैली जिसमें जब भी हाथ डालो कुछ न कुछ निकलता ही। ये बात जो है किसने कहा था, कर्नल माल्सन ने कहा था। किसके लिए, मीर जाफर के लिए कहा था। चलते हैं नेक्स्ट है, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद डिंडीगुल के एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था, तो हैदर अली ने। चलते हैं, किसने घोषणा कर रखी थी यह अंग्रेजों से पहले तो अकाट से निकाल बाहर करेगा, अंततः भारत से ही, तो यह हैदर अली ने कहा था। हैदर अली ने कहा था कि यह अंग्रेजों को पहले तो अकाट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से, तो ये बात हैदर अली ने कहा था। वक्तव्य है उन्हीं। हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी, तो 1782 में किस युद्ध में हुई थी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। चलते हैं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलोर की संधि कब, 1784 ईस्वी में। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास का गवर्नर का नाम क्या था, तो बताओ कि लॉर्ड मैकाले था। ये आप रखना है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग था। कौन, वारेन हेस्टिंग बताएंगे आप। चलते हैं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल कौन थे, तो त्रावणकोर, निजाम और मराठा एवं अंग्रेज जो है शामिल थे। किसने कहा था, मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को सुखा नहीं सकता, ये बात कहा था टीपू सुल्तान ने कहा था। आते किस तरह से थे, समुद्र के, उनके
स्थल साधनों को तो समाप्त करता हूँ, लेकिन समुद्र वाले साधन को मैं समाप्त नहीं कर सकता हूँ। ये बात कहा था टीपू सुल्तान ने। किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी कि भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन जियो। ये एक बात कहा था टीपू सुल्तान। देखिए कितना जबरदस्त वक्तव्य था इसका। किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख और दशांश धार्मिक कर वसूल कर आरंभ किया था एवं साधु वेश में त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया था? तो बताओ, अर्जुन देव ने किया था ऐसा। किस सिख गुरु ने सर दादे सिर्रे या सार ना दाद मैं सिर कटवा सक दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? ये बात बताया था तेग बहादुर ने। कहा था मैंने सिर तो कटवा दिया लेकिन मैंने कभी रहस्य नहीं बताया। चलते हैं, नेक्स्ट है गुरु तेग बहादुर। चलते हैं, किस सिख गुरु को बाकला दा बाबा किस कहा जाता है? बाकला दा बाबा आप बताओगे। तेग बहादुर को बाकला दा बाबा के नाम से जाना जाता है। किसने मुखलिसपुर में लोहगढ़ एवं लोहगढ़ नामक किला बनवाया था? बंदा बहादुर या वीर बंदा बैरागी ने करवाया था। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई थी? फरखुश शेर के आदेश पर। चलते हैं, सैनिक संगठन खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो आप बताओगे। खालसा दल की स्थापना किसने किया था? तो बताओगे कपूर सिंह ने किया। लेकिन खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। दोनों में अंतर है। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? तो बताओ लाहौर पर। लाहौर पर अधिकार करने के बाद जो है रणजीत सिंह ने जो है महाराजा की उपाधि धारण किया था। देखिए, रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई थी? तो आप बताओगे अमृतसर विजय अभियान के समय। रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर पंजाब और राजनीतिक राजधानी एवं अमृतसर यानी पंजाब की धार्मिक राजधानी छीन ली? तो बताओ भंगी मिसल से जो है छीन लिया था रणजीत सिंह ने। ये कई मिसलों में विभाजित थे। रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर संधि 1809 ईस्वी में किस नदी के दोनों राज्य क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करती है? सतलज नदी जो क्या थी? रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुई अमृतसर संधि के बीच किस नदी को जो है सीमा रेखा माना गया? तो सतलज नदी को। पंजाब के सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? रणजीत सिंह जो है सिख राज्य के संस्थापक थे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय पंजाब राज्य का जो है शासक कौन था? आपको बता दूं, बिना रुके बिना बकवास की आपके लिए ऐसे ऐसे मटेरियल ला रहा हूं, तो आपका कर्तव्य बनता है वीडियो को लाइक किया करिए और अपने जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं उस पर शेयर जरूर किया कीजिए। आपके फ़ायदे के साथ मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लाता रहूँगा। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज में किया गया था? तो बताओगे लॉर्ड एटनबरो के समय। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चार्ल्स नेपियर को सिंध विजय का श्रेय दिया जाता है। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा था? हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारत राज्यों को शून्य की स्थिति में ढकेल दिया। आप बताओगे क्या? लॉर्ड वेलेस्ली ने बात कहा था। देखिए, खुल के कह दिया कि हमारी स्थिति और नीति ने भारत को शून्य की स्थिति में ढकेल लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि के सदन में किसने कहा था स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया था जिस दिन कंपनी के द्वारा सुरक्षित बने कंपनी उनकी क्या बनी थी? सहायक बनी थी। ये बताया था कार्ल मार्क्स ने कहा था। इसमें स्पेलिंग गलत है। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता आविष्कारक किसे? तो बताओगे पुर्तगाली गवर्नर था, टूपले था। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो वेलेस्ली ने जो है व्यापक स्वरूप प्रदान किया था। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बताओ डलहौजी था गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला। चलते हैं, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो बताओगे लाहौर थी। राज्य आहरण नीति के बारे में कौन सा एक सही है? या भारतीय राज्य के समामेलन अनिवार्य बना दिया है यदि उत्तराधिकारी को गोद गोद लिया जाना ब्रिटिश प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ना हुआ। यानी कि क्या है इसमें? भारतीय राज्य के समामेलन का अनिवार्य कर दिया गया कि मिलना होगा जिनके पास जो है अपना खुद का बच्चा नहीं गोद लेते हैं, तब भी जो है गोद प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। वही आहरण नीति क्या हड़प नीति ही बता रहा हूँ जो डलहौजी के समय था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? तो बताओ हैदर अली विजयी हुआ था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बताओ सिराजुद्दौला था। कौन? सिराजुद्दौला।
तो ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या है। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र पर अधिक पड़ा था, तो बताओगे किस क्षेत्र पर। आर्थिक स्थिति को भारत में सबसे बिगाड़ किसने दिया, तो आप बताओगे अंग्रेजों ने ही। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी, तो आप बताओगे प्लासी के युद्ध के पश्चात जो है शुरू हुई थी। भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई थी, तो बताओगे जॉन क्लार्क के नेतृत्व में बिछाई गई थी। और किसके समय बिछाई गई, तो अब तो डलहौजी के समय बिछाई गई थी। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति का आवंटन ड्रेन वेल्थ का सिद्धांत किसने किया दिया था, तो बताओगे ड्रेनेज थ्योरी किसने दिया था धन का, तो आप बताओगे दादा भाई नौरोजी ने। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ या भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। वर्ष 1883 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वह किसके बीच थी, तो कलकत्ता और आगरा के बीच थी। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली किससे अधिक लाभ प्राप्त किया था, तो जमींदारों से प्राप्त किया था। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था, बताओगे बंबई शहर में जो स्थापित किया गया था। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था प्रणाली में कौन से कृषकों के हितों में अधिक सुरक्षा प्रदान करता था, तो मद्रास प्रांत तथा रैयतवाड़ी व्यवस्था। मद्रास प्रांत का कौन सा, रैयतवाड़ी व्यवस्था। यह रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को किसान ही भूमि का मालिक होता था। चलते हैं, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त इस्तेमरारी व्यवस्था है परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया था। कार्नवालिस ने जो है परमानेंट सेटलमेंट या इस्तेमरारी या स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था। अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ, तो 1773 में जो अस्थाई बंदोबस्त। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुई, तो 1820 में टॉमस मुनरो ने जो है इसका प्रारंभ किया था। पहली बार औपचारिक रूप से मालगाड़ी प्रथा कब, महालवाड़ी प्रथा। महाल मतलब पूरे गांव का एक मुखिया होता था जो जमीन का मालिक होता था, तो बताओगे हार्ट मैकेंजी ने। मैकेंजी और महालवाड़ी आप याद कर लीजिए, माँ से मैकेंजी ने और महालवाड़ी व्यवस्था शुरू किए थे, हार्ट मैकेंजी नाम था। भारत में कौन सा ऐसा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, तो आप क्या बताओगे साथियों, बिहार जो था उस समय अफीम के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं सदी में बंगाल के वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था। ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर लगता था। नील कृषकों की दुर्दशा लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे, तो बताओ दीन बंधु मित्र क्या थे, नील दर्पण के लेखक थे। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे, तो आप क्या बताओ कि वायनाड जनपद में लगाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था, तो बताओ कि दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी, तो बताओ कि मेयो के कार्यकाल में हुआ था। सर टॉमस मुनरो के किस राजस्व बंदोबस्त से संबंधित, तो बताओ कि रैयतवाड़ी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1833 ईस्वी में किस नगर के बीच हुआ था, तो बताओगे मुंबई से ठाणे के बीच। कहाँ से, मुंबई से ठाणे बीच। और कब बताओगे 1833 के बीच प्रारंभ हुआ था। और किसके बीच, किसके समय में, तो बताओगे डलहौजी के समय में। स्वतंत्रता पूर्व अवधि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था। छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति एवं शिक्षित भारतीय की आवश्यकता थी। नेक्स्ट है अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार पूरे लगान का भू राजस्व का कितना प्रतिशत जो है राज्य को सौंप देना होता, तो बताओगे 89%। केवल 11% जो है नवाब ये रखते थे, क्या नाम है, जमींदार लोग। उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक यानी द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट का नॉर्दर्न इंडिया में जनक कौन, तो मार्टिन बर्ड जो थे भूमि व्यवस्था के प्रवर्तक माने जाते हैं उत्तरी भारत में। समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि यानी 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है क्या सबसे अधिक जो जगहों पर रैयतवाड़ी ही लागू थी, यानी किसान हर खेतों का मालिक होता था। लिटली आयोग 1829 का उद्देश्य क्या था। उपनिवेश लिटली आयोग श्रमिकों में मौजूदा परिस्थितियों में प्रतिवेदन कर सिफारिशें क्या करना, प्रस्तुत करना होता था। नेक्स्ट है भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन था, तो बताओ अवध कमर्शियल बैंक था 1881 में, जो सीमित देयता के साथ प्रारंभ हुआ था।
अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त का कहाँ पर लागू की गई? मद्रास प्रेसिडेंसी तथा मुंबई में। देखिए रैयतवाड़ी कहाँ कहाँ पर? मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी में। चलते हैं। उपनिवेश का शासन 1833 ईस्वी से इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? उपनिवेशी शासन के संदर्भ में इल्बर्ट की बिल का जहाँ तक अदालतों में दंडित अधिकारी का संबंध था, भारत तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना था। इल्बर्ट बिल का मतलब था, देखिए फिर से ध्यान दीजिए, इल्बर्ट बिल जो आया था, जहाँ तक अदालतों को दंडित अधिकारी का संबंध था, भारत तथा यूरोपीय लोगों को क्या दिया जाए? बराबरी पर रोकना, बराबरी दर्जा ना मिल पाए इनको, इसीलिए था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? भारी उद्योगों का क्या था? भारत में अभाव था। और सभी भारी उद्योग कहाँ पर हुआ करते थे? वो तो ब्रिटेन में हुआ करते थे। नेक्स्ट है, भारत व्यापार 1833 में चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, परंतु फिर भी वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया। तो बताओ, चाय का व्यापार जो है केवल रोका और सभी को सीमित कर दिया गया कंपनी तक। चलते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था? तो 1835 एक्ट के तहत जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से जो है समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है, स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि खेतिहारों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण क्या था? इसका जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। जमींदार के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, ये बात कहा गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आधुनिक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंग्ल एवं विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र से हुई। मैकाले प्रपत्र कब आया था? मैकाले मिनट्स कह सकते हो, 1835 में। इसके अनुसार किस भारत के शिक्षा का माध्यम स्वीकारा गया? तो बताओ, अंग्रेजी जो है भारत की शिक्षा का माध्यम स्वीकारा गया था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाअधिकार कहा गया, किसे कहा गया? तो वुड डिस्पैच को जो 1854 में आया था, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाअधिकार पत्र कहा गया था। किसने 1913 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया था? तो आप बताएं, गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है किया गया था। कब? देखिए किस 1911 प्राथमिक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात की गई, तो आप बताओगे गोखले साहब ने किया था। नेक्स्ट है, किस सिद्धांत के अर्थ था कि शिक्षा समाज के लिए उच्च वर्ग को दी जाए तो क्षण क्षण के शिक्षा जो है जनसाधारण तक पहुंच सकते हैं। इसे टपकन का सिद्धांत कहा गया था। इसे डाउनवर्ड फील्ड अधोमुखी निस्पंदन कहा गया था इसको। चलते, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे? चार्ल्स ग्रांट को जो है आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 में पाश्चात्य संस्कृति यानी कि पश्चिमी सभ्यता के उच्च शिक्षा देने के प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था। इसकी स्थापना किसने किया था? तो डेविड हेयर ने किया था। भारत में अनौद्योगिकरण की अवधि क्या थी? तो आप बताओगे 1800 से 1850 जो अनौद्योगिकरण की क्या थी? अवधि थी। भारत में आधुनिक उद्योग प्रारंभ कब हुआ? तो आधुनिक उद्योग का बताओ 1850 में आधुनिक उद्योग प्रारंभ हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय बुनकरों को दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की? इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई। ये बात जो है विलियम बेंटिक ने कहा था। बहुत दयनीय स्थिति है भारत में, ये बात कहा था। और कहा था कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई है। नेक्स्ट, बैटिस्ट मिशनरियों को त्रिमूर्ति जोशुआ मार्समैन, विलियम कैरी, विलियम वार्ड ने, आपको यदि लगे स्पीड से हो तो वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं निश्चिंत में, कोई जल्दबाजी नहीं। लेकिन हमको क्वेश्चन जो है 500 क्वेश्चन कम समय में करवाना, इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, क्योंकि सुपर फास्ट सीरीज इस श्रृंखला का नाम रखेगा तो करना भी वैसे ही पड़ेगा। विलियम कैरी एवं विलियम वार्ड ने श्रीरामपुर को अपना कार्य क्षेत्र चुना, जिस कारण उन्हें श्रीरामपुत्र तरई के नाम से भी जाना जाएगा। श्रीरामपुर कहाँ स्थित है? बताओ, बंगाल में स्थित है। किसने भारत में रेलवे की स्थापना किया और आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी गई? तो बताओ, कार्ल मार्क्स जो है
भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत दिया जननी की संज्ञा दी तो कार्ल मार्क्स ने। पहली आधुनिक पटसन मिल कहाँ पर, रिसरा मिल कहाँ पर, बंगाल में पटसन मिल पहली लगी थी भारत में। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ पर था, तो बिहार में हुआ था। बिखरे हुए स्वायत्त गांव के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया, जिसने जीवन रक्त का हास हो गया, ये बात किसने कहा था, तो बुकानन ने बात कहा था। बिखरे हुए स्वायत्त गांव को कवच की इस्पात से रेलों से छेद दिया, मतलब रेल के द्वारा पूरे गांव को जोड़ दिया, ये बात किसने कहा था, तो बुकानन साहब ने किया था। हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है कि यह गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ों को सोख लेती है और टम्स के तटों पर निचोड़ कर गिरा देती है। ये उक्ति किसने है, जॉन सुलेमान ने कहा था कि ब्रिटिश ऐसे हैं कि जो गंगा किनारे से सभी संपत्तियों को सोखते हैं और कहाँ गिराते हैं, तो आप क्या बताओगे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों तथा और राष्ट्रीय अधिकारों के कार्यक्रम संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे, तो बताओगे कराची अधिवेशन 1931 में जो मौलिक अधिकारों संबंधी जो है और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। चलते हैं, और उस समय अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलते हैं, देखिए बात हो ही गई, अध्यक्ष कौन थे, तो आप सरदार वल्लभ भाई पटेल लगाएंगे। 20वीं सदी में पूर्वार्ध में देश का भीषण अकाल 1942-1943 में कल पड़ा, तो आप बताओगे क्या, बंगाल में। 20वीं शताब्दी में पूर्वार्ध में देश में भीषण अकाल कब कहाँ पड़ा, तो तब बंगाल में पड़ा था। चलते हैं, 20वीं सदी पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942 से 43 के बीच कहाँ पड़ा था, तो बंगाल। देखिए फिर वही क्वेश्चन हो गया। देखिए 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो बताओगे जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो बताओगे JL नेहरू या जवाहरलाल नेहरू। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता या फेमिन कोड प्रसारित किया, तो आप बताओगे 1883 में। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय हुआ था, तो आप क्या बताओ, मेयो के समय जो है विकेंद्रीकरण शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ था, तो 1925 में जो है रेलवे बजट जो है प्रारंभ हुआ था। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने के लिए बसने की अनुमति मिली थी। आपको बता दूं, वीडियो को 2 बार में देखें, लेकिन पूरा देखें, रुक रुक के देखें, बीच में ना छोड़ें, 10-5 मिनट रेस्ट ले लें या 10, लेकिन वीडियो पूरा देखें, तभी फ़ायदा मिलेगा आपको। जैसे मैं लगातार आपके सामने बोल सकता हूँ, क्या आप लगातार सुन नहीं सकते हो, इतना तो कर सकते हो अपने फ़ायदे के लिए। द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो बताओ रमेश दत्त जो है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ हुआ, तो बताओगे 1913 में हुआ था। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा दिए गए किस अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दिया था, अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा किसने दिया था, तो धन के निकास सिद्धांत को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दिया था। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन है, तो बताओ दादा भाई नौरोजी हैं। सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन हुआ था 1916 में। चलते हैं, पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ, तो बताओगे 1907 में आयोजित हुआ था। चलते हैं, पहला औद्योगिक देखिए हो चुका। 1925 में गठित भारतीय आर्थिक जांच की समिति का अध्यक्ष कौन था, तो एम विश्वेश्वरैया थे। चलते हैं, किसने भारत में अंग्रेजी उपनिवेश के नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश की पदावली का उपयोग किया था, दादा भाई नौरोजी ने जो है। इनके पुस्तक का नाम अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की बात किया था इन्होंने। भारत में प्रथम रेलवे लाइन ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा बिछाई गई थी, तो बताओ डलहौजी के द्वारा जो है बिछाई गई थी। चलते हैं, कौन सा एक ब्रिटिश उपनिवेशी शासनकाल का परिणाम नहीं था, तो आप बताओगे भारतीय सामंतवाद जो है नहीं था, ब्रिटिश उपनिवेश का परिणाम। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा के प्रारंभ किया था, तो ग्रेट पेनिनसुलर CIP रेलवे ने किया था। चलते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक अधिकार को खो दिया, तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। प्यारे साथियों, थर्ड टॉपिक भी करवाने वाले थे, लेकिन कुछ कारण के से जो है हम उसको ब्रेक कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक में उसको शामिल किया जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा
और साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाना होगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तभी इसका नेक्स्ट पार्ट, धमाकेदार शानदार पार्ट आपको मिल पाएगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।